सोख्ता भाग 5। मैं वर्कशॉप सुबह 9 बजे पहुंचा। गेट पर सारे लड़के भीड़ लगाए कुछ बैठे कुछ खड़े थे। वहां गेट के सामने ही हरे कलर की मोटरसाइकिल खड़ी देखी तो मैं समझ गया कि यासिन मिस्त्री को यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। मैंने वर्कशॉप के बगल चाय की दुकान के अंदर हल्की सी नजर डाली। यासिन बैठे थे। मैं सीधा वर्कशॉप के गेट के पास आ गया। सारे लड़कों ने एक साथ सलाम किया। मैंने सभी के सलाम का एक मुश्त जवाब दिया और एक लड़के को गेट की चाबी पकड़ा दी। मैं घूमकर होटल में आ गया। मुझे दुकान में घुसते देख यासिन ने होटल वाले को आवाज दी, ठाकुर साहब एक चाय बढ़ा देना। मैं यासिन के करीब जाकर खड़ा हो गया। यासिन भाई, टेंटर की दुकान तो अभी खुली नहीं होगी? हाँ, वो साला अभी बीवी के पास ही लेटा होगा। 10 बजे से पहले दुकान नहीं खोलेगा। तो दूसरे वाले ट्रैक्टर का अगर हाइड्रोलिक ठीक हो गया हो तो लड़कों से कह दूं टॉप चढ़ा दें। यासिन ने हाथ पकड़कर बगल में बिठा लिया। अरे मुनीजर साहब बैठो, अभी चलते हैं। पहले साफ सफाई तो हो जाने दो। अभी उसमें लॉक बिठाना है। शोरूम खुला नहीं था इसलिए नहीं लगाया। चाय पीकर जाता हूं, देखता हूं। मेरे पीछे डीएवी इंटर कॉलेज के 3-4 अध्यापक बैठे स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक के रिटायरमेंट के बाद उस पर होने वाली नियुक्ति की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। इन अध्यापकों के पास 2-3 ऐसे अध्यापकों के नाम थे जो अपनी अपनी नियुक्ति के लिए स्कूल के वर्तमान प्रधानाध्यापक की रिटायरमेंट के बाद उस पर होने वाली नियुक्ति की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। इन अध्यापकों के पास 2-3 ऐसे अध्यापकों के नाम थे जो अपनी अपनी नियुक्ति के लिए इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक की भाग दौड़ में व्यस्त हैं। बहस इतनी जोर शोर से चल रही थी कि मेरा कान साए साए करने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। यासिन ने मुझे सवालिया नजर से देखा तो मैंने हाथ से इशारा किया, दिमाग चटकर फिनैल गोली बन गई है, बाहर खड़े होकर चाय पीऊंगा। मैं बाहर आ गया और चाय की भट्टी के पास खड़े होकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगा। यासिन वैसे ही जहां बैठे थे बैठे रहे। चाय वाले ने पुकारा, मैनेजर साहब चाय लीजिए। मैं सड़क पर जा रही एक मेहरीन को देख रहा था। हल्का सा घूमा, चाय का गिलास पकड़कर फिर उसी को देखने लगा। ठाकुर साहब देखो, आपकी हेमा मालिनी जा रही है। ठाकुर चाय का गिलास उठाकर यासिन को देने जा रहा था, रुककर देखने लगा। इसका मेकअप देखकर कौन कहेगा कि ये बर्तन घसती है। ठाकुर कुछ और कहता, इससे पहले यासिन ने टेकने लगा दी। अरे बुढ़ा हो, इस उम्र में ये हरामीपन। मैं हंस दिया। जो लोग मेहरीन को देख रहे थे सब हंस दिए। ठाकुर खिसिया गया। मैं बोला, ठाकुर साहब को इसकी चाल बहुत अच्छी लगती है। ठाकुर ने यासिन के सामने चाय का गिलास रखा और घूमकर हंसने लगा। क्या मैनेजर साहब आप भी? सब और जोर से हंस दिए। यासिन चाय पीकर बाहर निकल आए। अफरोज भाई, मैं शोरूम होकर आता हूं। अच्छा। मैंने भी चाय पीकर गिलास वहीं भट्टी के किनारे रख दिया और वर्कशॉप के कंपाउंड में आ गया। सामने सर्विसिंग गैरेज में मिट्टी भरी होने की वजह से कीचड़ कीचड़ दिख रहा था। मैंने 2 छोटे छोटे लड़कों को पुकार कर सर्विसिंग गैरेज धुलने के लिए लगा दिया और फिर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया और रजिस्टर उठाकर आने वाले ट्रैक्टरों की एंट्री के लिए कॉलम बनाने लगा। सबका काम हो गया है, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में अभी तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने सिर उठाकर देखा, वो ऑफिस की चौखट पर दोनों हाथ टेके खड़ा था। मैं एक बारगी समझ नहीं पाया कि वो किस काम की बात कर रहा है।
किसका काम हो रहा है? पूछने के साथ ही मैं ऑफिस के बाहर आ गया। देखा कुछ लड़के एक ट्रैक्टर की पिछली पहिया खोल रहे थे। कुछ लड़के एक ट्रैक्टर का नट बोल्ट चेक कर रहे थे। शिकायत करने वाले आदमी का ट्रैक्टर अपनी जगह पर अकेला खड़ा था। मैं उसकी तरफ घूमा। अभी डेंटर की दुकान खुली नहीं है, बोनट आते ही सबसे पहले तुम्हारा काम होगा। या ऐसा करो, डेंटर की दुकान तुम जानते ही हो, चले जाओ, बोनट उठा लाओ, मैं अभी फटाफट तुम्हारा काम कराए देता हूं। मैं क्यों जाऊं? अपने यहां के लड़कों को भेजो। उसका तेवर देखकर मैं मन ही मन झुंझला उठा। आदमी को जितनी सहूलियत दो वो उतना ही बेगारी कराना चाहता है। ठीक है, बैठो, अभी किसी का हाथ खाली होता है फिर भेजता हूं। मैं ऑफिस में आ गया। वो वहीं खड़ा रहा, फिर तनतनाकर बाहरी गेट की तरफ घूम पड़ा। अभी जाकर खालिद से कहता हूं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसको सुनाते हुए जोर से बोला, ठीक है, अब शिकायत करके आओगे तभी तुम्हारा काम होगा। मैं बड़बड़ाता कुर्सी पर बैठ गया। साला जो आता है वही खालिद की धमकी देता है। खालिद वर्कशॉप का मालिक ना हुए बाघ हो गए, जैसे चीर फाड़ कर खा ही जाएंगे। मैं उठकर फिर ऑफिस से बाहर आ गया। वर्कशॉप के एक छोर से दूसरे छोर तक एक चक्कर लगाया। सारे लड़के अपने अपने काम में जुटे हुए थे। मैं वर्कशॉप के बाहरी गेट पर आकर निरुद्देश्य खड़ा हो गया। शोएब खान सामने डीएवी जूनियर कॉलेज से निकलकर होटल की तरफ बढ़ रहे थे। गेट पर खड़ा देखकर मेरी तरफ घूम पड़े। करीब आते ही मैंने उनको हाथ उठाकर सलाम किया। उन्होंने भी हंसकर धीरे से जवाब दिया, आइए मास्टर साहब। हालांकि वो आ ही रहे थे, फिर भी औपचारिक शब्द बोलना जरूरी होता है, सो मैं भी बोल दिया। मैं अंदर की तरफ घूम पड़ा, वो भी साथ हो लिए। पीरियड खाली है क्या? मैंने चलते चलते पूछा। उन्होंने मुंह में भरे हुए पान के पीक की पिचकारी मारी तो दूर तलक जमीन पर लाल लकीर खींच गई। हाँ, खाली ही समझो, लड़कों का पढ़ने का मूड नहीं था इसलिए छोड़ दिया। मैंने बेचारगी से उस लकीर को एक बार देखा, फिर सीधा ऑफिस में आ गया। मास्टर साहब बैठिए। मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। नहीं, बैठूंगा नहीं। उन्होंने पैंट की जेब में हाथ डालकर 20 रुपया निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, दानिश को दे देना। मैंने रुपए हाथ में ले लिए। नोट को जहां पकड़ा था वहीं हाथ अधर में रोककर बगैर बोले उनको देखने लगा। मेरा अंदाजा था कि खान साहब बुजुर्ग हैं और अनुभवी भी। मेरी आंख की सिकुड़न और माथे की सिलवटों को पढ़कर मेरे अव्यक्त सवाल को समझ जाएंगे। आर्थिक तंगी और पारिवारिक विषमताओं ने ही दानिश को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। तुम हम अध्यापकों की आर्थिक स्थिति तो जानते ही हो, फिर भी जो हो सकेगा हम और मदद करेंगे। शोएब खान साहब की आवाज या हाव भाव में कोई एहसान या बनावटीपन नहीं था। फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। मुझे खामोश देखकर जाने के लिए घूम पड़े। अच्छा, चलता हूं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैं ना तो जाने के लिए ही बोल सका और ना ही रुकने के लिए। मालूम नहीं कौन सी स्थिति थी जो मेरी सारी समझ खा गई थी। खान के चले जाने के बावजूद मैं काफी देर तक उसी स्थिति में खड़ा रहा, उसी तरफ शून्य में देखता रहा। अचानक खालिद गेट के अंदर आते दिखे। मैंने जल्दी से नोट पैंट की जेब में ठूंस लिया और ऑफिस की चौखट लांग कर बाहर आ गया। खालिद के पीछे शिकायत करने गया आदमी और उसके पीछे यासिन। खालिद और मेरे बीच जब 2 मीटर का फासला रह गया तब मैंने सलाम किया, भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
खालिद बगैर मेरी तरफ देखे तुड़ाने बैल की तरह मेरे सामने से निकलकर दूसरी तरफ चले गए। खालिद का ये तेवर कुछ ज्यादा ही बिगड़ा दिख रहा था। सलाम करके मामले को हल्का करने का मेरा इरादा कतई नहीं था। हालांकि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था, फिर भी हर स्थिति से निपटने का इरादा करके मैं भी उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ चला जिस तरफ खालिद गए थे। खालिद ट्रैक्टरों के बीच खड़े होकर कुछ ढूंढने की गरज से सारे ट्रैक्टरों पर एक सरसरी नजर डाली। साथ आए आदमी ने बगैर बोनट वाले ट्रैक्टर की तरफ इशारा किया। वो है। खालिद ने सिर घुमाकर उसके इशारे की नोक पर देखा, फिर उसी तरफ बढ़ गए। अफरोज मियां, ट्रैक्टर पर नजर गड़ाकर परिक्रमा करते हुए खालिद ने पुकारा। जी। मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। ये ट्रैक्टर कैसे लड़ा? सवाल करने के बाद नजर उठाकर खालिद ने मेरी तरफ देखा। ट्रैक्टर उस दीवार के पास गियर में खड़ा था। लड़का नीचे बैठा फ्यूज बॉक्स से लाइट ठीक कर रहा था। चाबी लाइट पर पहले से ही लगी थी। वो जान नहीं पाया और उसने बैठे बैठे ही चाबी घुमा दी। ट्रैक्टर स्टार्ट होकर दीवार से जा टकराया, इसलिए बोनट चिपक गया। तो सारा इंतजाम पहले से ही था। गाड़ी दीवार के पास गियर में भी थी और चाबी भी लगी थी। खालिद के इस व्यंग को पचाते पचाते मैं उबाल खा गया। नहीं, सिर्फ एक कमी रह गई थी। ट्रैक्टर अगर दीवार से 6 इंच के बजाय 2 फीट के फासले पर खड़ा होता तो लड़का पिछली पहिया के नीचे होता और हम आप दोनों कोतवाली में सलाम ठोक रहे होते। खालिद का बदन गुस्से से कांपने लगा। थोड़ी देर तक वो मुझे खूनी नजरों से घूरते रहे। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, आवाज में गुस्से की धमक कम हो गई। इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? मैं समझा यासीन ने बता दिया होगा। सच बात तो यह है कि उस लाइट ठीक करने वाले लड़के की नौकरी बचाने के लिए यासीन और मैंने जानबूझकर इस घटना को शोरूम तक ना पहुंचने देने की पूरी कोशिश की थी। खालिद के पीछे खड़े यासीन पर मेरी नजर पड़ी तो उन्होंने आंख का इशारा कर वहां से खिसक जाने के लिए कहा। मैं भी बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था। मैं घूमकर ऑफिस की तरफ बढ़ चला। ऑफिस में घुसते ही सामने मधुकर बैठे दिखे। शांति भाई, आप कब आए? लंगोट क्लब के खालिद और तुम्हारे बीच जब वाकया यूं चल रहा था तब। शांति भाई, ये सुबह सुबह लाल परी आपको कहाँ मिल गई है? मैं समझ गया, मधुकर इस वक्त भी घोड़े पर सवार है। ऐसे वक्त में ही लायंस क्लब की स्पेलिंग में थोड़ा सा उलट फेर से हिंदी अनुवाद करके लंगोट बना देते हैं। थोड़ी देर बाद खालिद ऑफिस के सामने से निकले तो मधुकर कुर्सी से उछलकर जोर से चिल्लाए, खालसा! मैं जल्दी से मधुकर की तरफ मुंह करके दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि खालिद और मधुकर एक दूसरे को देख न सकें। मधुकर के बुढ़ापे की आवाज चिल्लाने से फट गई थी या शायद जबान शराब की जकड़न से टूट नहीं पाई या सामने के दांत टूटे होने की वजह से हवा निकल गई। मधुकर के मुंह से खालिद साहब के बजाय सीधे सीधे खालसा निकला। खालिद मधुकर की आवाज सुन पाए या नहीं, कुछ सेकंड बाद मैंने पीछे सिर घुमाकर देखा। खालिद वर्कशॉप के गेट पार कर चुके थे। मैंने एक जोर की सांस अपने फेफड़े में भरकर छोड़ी और कुर्सी पर बैठ गया। अचानक खालिद साहब के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत कैसे जाग उठी? मधुकर ने हंसकर एक आंख दबाई, जैसे कोई बहुत बड़े राज की बात बताने जा रहे हों। LION और LOIN का मतलब पूछता भी। मैं धीरे से हंसा। खालिद किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर दिख रहे थे क्या आपको? अचानक शोएब खान साहब की याद आ गई और याद आया दानिश द्वारा कुछ दिन पूर्व छोड़ा गया एक स्लिप। दिमाग पर काफी जोर देने के बावजूद याद नहीं आया
कि उस स्लिप में दानिश ने कहीं आर्थिक विपन्नता का भी जिक्र किया था। स्लिप देखने के उत्सुकता जागी तो कुर्सी पर बैठे बैठे झुककर मैंने मेज का निचला ड्रॉर खींचा। तभी मधुकर की आवाज सुनाई दी तो हाथ जहां था वहीं रोक लिया और झुके झुके ही सिर घुमाकर देखा। अफरोज, 20 रुपए दो, बाद में दूंगा। मैं कुर्सी पर सीधा बैठ गया। अभी कोटा नहीं पूरा हुआ, अब सीधे घर जाऊंगा। आप क्यों अपने आप को तबाह करने पर तुले हैं? मेरे सवालिया उपदेश से मधुकर के चेहरे पर उलझन की झलक साफ दिखाई देने लगी। मधुकर कुछ कहना चाहकर भी चुप रह गए। मैं उठकर बाहर आ गया। यासिन एक ट्रैक्टर के पीछे झुके कुछ कर रहे थे और 3-4 लड़के उन्हें घेरे खड़े देख रहे थे। मैं यासिन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए सोख्ता का भाग 6।